हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि मेजर पार्ट है इस चैप्टर का, जो मतलब जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चनिंग होती है। तो सो फार एज़ ए केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर कंसर्न्ड, तो हम ना इसके जो रिएक्शंस हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे। आज हम पहली कैटेगरी पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी में बताया गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के वो वाले रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का O और H बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाता है। दूसरी कैटेगरी के रिएक्शन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोक्साइड का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है। तीसरी कैटेगरी के रिएक्शन है जिसमें पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और चौथी टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो हम पहली कैटेगरी पे आ जाते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन रिलीज़ होगा। तो अगर हाइड्रोजन रिलीज़ होगा, कोई भी सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है तो वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। यानी कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये था आपका इंट्रो, सो फar एज आपके लिए इंट्रो, सो फar एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंसर्न्ड। ऐसा फाइंड आउट किया गया है कि ज़्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स के कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के कंपैरेटिवली। लेकिन अगर मिनरल एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो दे आर नॉट एनीवेयर स्ट्रॉन्गर एज गुड एज लाइक मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स की तरह वो इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते। पर एनीवेज ये मिनरल एसिड कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को यानी वाटर में पुट कर देते हो, एक्वस मीडियम में पुट कर देते हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H प्लस है वो रिलीज़ हो जाता है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का H प्लस रिलीज़ होगा तो जो सब्सटेंस है वो कौन सी नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको वाटर में पुट करेंगे तो O और H का बॉन्ड मैंने बताया फर्स्ट प्रॉपर्टी में ब्रेक करेगा। तो ये H जो है इसके ऊपर ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक कर देंगे और H जो है वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना देगा और O H का जो बॉन्ड है ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर गया था, तो ये कार्बोक्सिलेट एनायन हो गया। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। ऊपर आपने प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को लेना है, नीचे आपने रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को लेना है। तो इस पूरे रिएक्शन में वाटर जो है एक्सेस में लिया गया है। तो जब वाटर एक्सेस में लिया जाता है तो इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन +1 में पढ़ाते हैं कि लार्ज एक्सेस में जब आप सॉल्वेंट लेते हैं तो इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है यूनिटी होती है या कांस्टेंट होती है। तो आप वाटर की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बाकी ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, बस वाटर इधर चला जाएगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट K या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और वाटर
बी कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक नया जो है कांस्टेंट आ जाता है। उस कांस्टेंट को के ए कहा जाता है। नाउ के ए इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट एनोइन इनटू हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो के ए है इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहा जाता है। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से देख के पता चलता है कि के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यानी कि के ए की वैल्यू जितनी लार्जर होगी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि के ए which is also called as dissociation constant of acid, greater the value of Ka, stronger is the acid. Why? Because greater the value of Ka, faster is the formation of hydronium ion, and greater the formation of hydronium ion is directly proportional to Ka, and release of hydronium ion indicate that particular substance is acidic in nature. और जितनी जल्दी हाइड्रोनियम आयन रिलीज़ होगा उतना ही जो के है उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और एसिड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। आई एम श्योर कि ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो के ए है ना, इसकी एक ड्रॉबैक है। के ए की ड्रॉबैक ये है कि के ए की ज़्यादातर जो वैल्यूज़ है ना 10⁻⁻⁻ नेगेटिव हैं। तो इसलिए हम एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को डेजिग्नेट एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको पी के ए की वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पी के ए जो है इज़ माइनस लॉग ऑफ के ए, क्योंकि के ए ज़्यादातर 10⁻⁻x होता है। तो अगर के ए 10⁻⁻x है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका जो पी के ए है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो कैलकुलेशन है वो ईजियर हो जाएंगी। ठीक है, पी के ए की वैल्यू जितनी कम होगी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उतना ही स्ट्रांग होगा। सो दैट मीन्स दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, बिकॉज पी के ए इज़ माइनस लॉग ऑफ के ए। अगर के ए निकालना तो लॉग इधर चला जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। इसका मतलब कि के ए की वैल्यू लार्जर हो तो एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, पी के ए की वैल्यू कम हो तो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है। तो अब हमने यहाँ पे कुछ एसिड्स की पी के ए वैल्यू बताई है। ये हमारे पास कुछ एसिड्स हैं और ये उनकी पी के ए वैल्यूज़ हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए पी के की वैल्यू -2 है। दिस क्लियरली शोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए मिनरल एसिड एंड इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ इज़ वेरी वेरी लार्ज। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए पी के की वैल्यू -9 है। फ्लोरो एसिटिक एसिड के लिए पॉजिटिव है लेकिन फिर भी कम है, नेगेटिव नहीं है पर ज़ीरो के आसपास है। एसिटिक एसिड की पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड जो है वो वीकर एसिड होते हैं एज़ कम्पेयर टू मिनरल एसिड के। ऐसे ही बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड की जो एसिटिक स्ट्रेंथ है वो एसिटिक एसिड के कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, तो इसका मतलब बेंजोइक एसिड इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड एज़ कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। इसका मतलब कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव में या सब्जेक्टिव में पी के ए की वैल्यू बता दी जाए 2 एसिड्स की या 4 एसिड की, जिस पी के ए की वैल्यू सबसे कम होगी वो एसिड जो है वो सबसे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। पी के ए की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पी के ए की वैल्यू ज़ीरो के आसपास हो सकती है, पी के ए की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। अब आप आगे देखिए, जो वीक एसिड्स हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे एक नोट लिख दिया है। जो वीक एसिड्स हैं उनके लिए पी के ए की वैल्यू 5 से लेके 15 तक होती है, और जो एक्सट्रीमली वीक एसिड्स हैं उनके लिए पी के ए की वैल्यू
15 से ग्रेटर होती है। एक्सट्रीमली वीक एसिड्स कौन से हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, जैसे एसिटिलीन हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब ऑर्गेनिक इन नेचर ही होंगे। और जो बहुत ही हाँ, और दो और मैंने इसमें पीके वैल्यू ऐड की हैं, अल्कोहल और फिनोल की। इथेनॉल की पीके की वैल्यू 16 के आसपास है और फिनोल की 10 के आसपास है, और ज़्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड की 4 से 7 के बीच में है। इसका मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से भी स्ट्रॉन्गर एसिड है और अल्कोहल से भी स्ट्रॉन्गर एसिड है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, क्लियर है? बहुत ही आराम से आपको करवाया। हाँ, ये फिज़िकल प्रॉपर्टी के साथ मैंने क्यों नहीं ये वीडियो उसके साथ कंटिन्यू इसलिए नहीं करी, बिकॉज़ टॉपिक वाइज हमें काम करवाना होता है। तो अगर मैं इसको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ ही इंटरमिंगल कर देता पिछली वीडियो के साथ, क्योंकि वो छोटी वीडियो बनी थी, तो फिर आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाना था। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अलग से रखा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अलग से रखा। अब हम आज से जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ शुरू कर रहे हैं, तो अब पूरा नेक्स्ट वीक जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है? और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि आपकी 95% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज फिर सिर्फ अमाइंस ही रह जाएगा, जिसके के 5 6 7 लेक्चर्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, अब हमने बताना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी एसिडिक नेचर का कारण क्या है। बहुत ही सिंपल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड ऑक्सीजन पे, कार्बोनिल की ऑक्सीजन पे शिफ्ट करता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये बॉन्ड जब कार्बोनिल के ऑक्सीजन पे जाता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब खुद सोचिए, जिस इसमें अब यही लिखा हुआ है कि जिस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो डेफिनेटली अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की भी पुंगी बजा देगा, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये बॉन्ड अल्टीमेटली वीक ही होएगा। ठीक है? और वीक होएगा, ये मैंने आगे चल के दिखाया हुआ है। तो जब ये बॉन्ड वीक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ रेड डॉट के साथ दिखाया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के शेयर पेयर को, ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। जब ये शिफ्ट कर लेंगे तो H प्लस जो है रिलीज़ हो जाएगा। H प्लस रिलीज़ हो गया तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 से ही बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। पर ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, ये अब आपका एक स्पेशल एनॉइन है, जो कि कार्बोक्सिलेट एनॉइन है। ये कार्बोक्सिलेट एनॉइन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्टेबलाइज्ड है रेजोनेंस की वजह से, और इसकी स्टेबलाइजेशन की वजह से ये दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होना चाहता। मतलब ये और ये आपस में ज्वाइन करके कार्बोक्सिलिक एसिड अनडिसोशिएटेड COO अनडिसोशिएटेड RCOOH में कन्वर्ट नहीं होना चाहते, यानी कि H प्लस रिलीज़ हो गया या हाइड्रोनियम रिलीज़ हो गया। तो जब रिलीज़ हो गया और इसकी स्टेबलाइजेशन होगी रेजोनेंस से, तो ये इसमें नहीं आएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड विल बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग एसिड, एज आई हैव गोइंग टू शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा। ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर 3 से ही हम आ गए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। कार्बोक्सिलेट एनाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, किसके कंपैरेटिवली? कार्बोक्सिलिक एसिड के। कैसे?
ये कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं, तो इनके जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट कर जाता है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो पहले नेगेटिव चार्ज ऊपर वाले ऑक्सीजन पे था, अब नीचे वाले पे। अब ध्यान से देखिए कि इसमें एक नेगेटिव चार्ज और पहले थर्ड स्ट्रक्चर में, फोर्थ में भी एक नेगेटिव चार्ज। इसमें जो अपने लोन इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3, ये भूल गया मैं लिखना, 4 5। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होंगे। तो ये स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक आयन के, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि इनमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पीछे भी बहुत बार बताया हुआ है, जब पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन ऑफ चार्जेस हों किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो वो इतने स्टेबल नहीं होते। लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन में हमें, हमारे पास सेपरेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है ही नहीं है, बस नेगेटिव चार्ज है जो कि ऊपर और नीचे भी हो सकता है। यानी कि ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को डीलोकलाइज्ड कर लेता है दोनों ऑक्सीजन के ऊपर, और ना कि दोनों ऑक्सीजन के ऊपर बल्कि कार्बन के ऊपर भी। तो ये मैं नेक्स्ट फिगर में दिखाता हूँ आपको। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऐसे करके इसलिए बनाया हुआ है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये इस कार्बन पे भी है, इस ऑक्सीजन पे भी है। इसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज ने अपने आप को डीलोकलाइज कर दिया, इतना स्टेबल हो गया कि अब हाइड्रोजन प्लस बावला वापस आना भी चाहेगा, बावला कहीं का, कि ये मैं कार्बोक्सिलेट आयन में वापस चला जाता हूँ, तो ये कहते हैं हम तो इतने स्टेबल हैं भाई, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और हम इतने स्टेबल इसीलिए हैं कि तुम्हें हम बाहर निकालना चाहते थे और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर पाएँ। अब आप खुद सोचिए कि जब ये जो डॉट लाइन है वो शो करती हैं कि यहाँ पे ना तो डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, ना यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, यानी 1.5 बॉन्ड है, 1.5 बॉन्ड है, 1.5 बॉन्ड। तो अगर दोनों में 1.5 बॉन्ड है तो दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन की कार्बोक्सिलेट आयन में वो इक्वल होगी, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा नहीं होता। ये मैं एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से शो करता हूँ, और यहाँ पे जो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल ली है, फॉर्मिक एसिड और उसका फॉर्मेट, ये मेरे पास बच्चा फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड में कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है 123 है, और कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 136 है। अब हमने कहा कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो इन दोनों के बॉन्ड लेंथ के बीच में होना चाहिए, और क्योंकि इसमें जो है नेगेटिव चार्ज अपने आप को इस तरह से डीलोकलाइज करता है कि दोनों बॉन्ड लेंथ जो हैं इक्वल हो जाती हैं। तो ये दिखाई हुई हैं सोडियम फॉर्मेट में, सोडियम को छोड़ दो, फॉर्मेट आयन तो हो गया, तो इन दोनों में बॉन्ड लेंथ जो है इक्वल है। तो ये एक रीज़न हो गया कि जो कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं या फॉर्मेट आयन होते हैं उनमें कार्बन ऑक्सीजन की दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं, स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल, किसके कंपैरेटिवली, कार्बोक्सिलिक एसिड के। आई एम वेरी श्योर कि आपको आज ये पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो एसिड होते हैं तो क्यों होते हैं। ठीक है, और कार्बोक्सिलेट आयन में जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होती हैं तो क्यों होती हैं। तो बच्चा ध्यान से सुनिए वीडियोस, तो और अच्छे से सुन के फिर नोट्स पढ़िए। नोट्स में बहुत सिंपल ल्यूसिड लैंग्वेज में सब कुछ लिखा हुआ है। नोट्स पढ़ने के बाद कोई चीज़ ना समझ लगे तो वीडियो दोबारा से देख लो, दैट इज़ ऑल। कई बच्चे तो 10 बार देखते हैं, कोई एक ही बार ही देखता है। ये हर किसी का अपना अपना कैलिबर होता है। कई बच्चों की सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। हम तो ये सजेस्ट करते हैं पहले वीडियो देखो, फिर नोट्स लिखो, नोट्स पढ़ो, फिर एक बार वीडियो देख लो, दैट इज़ ऑल। ठीक है, ये कोई 10 बार देखने वाली चीज़
मतलब नहीं आई सजेस्ट। हाँ, सिर्फ उन्हीं बच्चों में आपको ये 10 बार देख लेना चाहिए जिनको ये मतलब कॉन्सेप्ट बाय चांस क्लियर नहीं हुआ है। पर इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में करवाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। हैव अ नाइस डे। सी यू बैक tomorrow with the acidic nature of carboxylic acid will be continued। क्योंकि अब जो अगले 4 लेक्चर हैं या 5 लेक्चर हैं उनमें हमने कंटिन्यूसली के कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन करने हैं। हमने इस वीडियो में तो ये बता दिया ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। आगे हमने कंपैरिजन करने हैं और कंपैरिजन में जैसे अल्कोहल फिनोल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपैरिजन कर दिया और बेंजोइक एसिड का फिनोल के साथ कंपैरिजन कर दिया, वाटर का कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ कंपैरिजन कर दिया। आगे हमने अगले दिनों में 4-5 दिनों में एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन ही करने हैं। उसके बाद तो फिर 2-3 लेक्चर ही और होते हैं एंड द चैप्टर इज डन। डन? Clear? So that is all I wanted to talk for today. Thank you very much. Nice day. Love you all.